आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब निष्ठा का प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम सभी शिक्षकों का एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है और इस टेस्ट में दोस्तों हम सभी शिक्षकों को 60% अंक अनिवार्य रूप से लाने ही होंगे। इसी को ध्यान में रख के दोस्तों हमने ये वीडियो बनाया है और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं उनका संग्रह हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपका प्यार और विश्वास रहा और आपकी डिमांड होगी तो हम इस तरह के वीडियोस आगे भी देते रहेंगे। निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बहुत ही प्यारे प्रश्न से। निम्नलिखित का सही क्रम व्यवस्थित करें। जी हाँ दोस्तों, जो क्रम आपको दिखाई दे रहा है इससे विभिन्न तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर ऊपर से 4 या 5 ले लिए जाए या फिर नीचे से 4 या 5 ले लिए जाए तो इस क्रम को अव्यवस्थित करके और आपको कह दिया जाएगा कि उस क्रम को व्यवस्थित करें। तो इसमें दोस्तों राइट साइड में हम आपको एक स्लाइड दे रहे हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, और इस स्लाइड में जो क्रम है इसको बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले आती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसके बाद होता है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा, उसके बाद पाठ्यचर्या और उसके आधार पर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है, और उसके बाद उस पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चों को केंद्रित जो होती है वो पाठ्य पुस्तकें बनाई जाती हैं, और उन पाठ्य पुस्तकों को पढ़ाए जाने के लिए शिक्षण सहायता सामग्री अर्थात जो TLM आप बोलते हैं वो तैयार होती है। उसके बाद से अधिगम उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। तो ये क्रम जो है दोस्तों बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे निश्चित रूप से आत्मसात कर लें। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे। दूसरा दोस्तों, UDL का फुल फॉर्म क्या है? जी हाँ दोस्तों, UDL का फुल फॉर्म क्या है? आप प्रशिक्षण में देखे होंगे, आप कई बार ये शब्द आया है। तो UDL का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। एक बार और देखें, यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये होगा आपका UDL का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, UDL के कितने मूल सिद्धांत हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि UDL के जो मूल सिद्धांत हैं वो 3 होते हैं, और उन तीनों का नाम भी देख लीजिए, यहाँ से भी सवाल आ सकता है। पहला सिद्धांत है दोस्तों बहुसाधन प्रस्तुति, और दूसरा है बहुसाधन अभिव्यक्ति, और जो तीसरा है वो है बहुसाधन संलिप्तता। तो इस तरह से UDL के 3 मूल सिद्धांत हैं। दोस्तों आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि UDL है क्या, तो आपको उसी ट्रेनिंग के एक स्लाइड पे ले चलते हैं जहां पे आपने अध्ययन किया होगा ट्रेनिंग के दौरान कि UDL है क्या। तो चलिए इसको समझ लेते हैं, क्योंकि इस पे बहुत सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं, इसलिए UDL को आपको जानना बेहद जरूरी। दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान इस स्लाइड को निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा। UDL को क्लियर करने के लिए इस पंक्ति को हम पढ़ते हैं। UDL ये स्वीकार करता है कि कोई भी एक आकार सबके लिए सही नहीं होता। सीधा सा मतलब है दोस्तों, जिस शिक्षण विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं, कक्षा आपकी विभिन्नता से भरी हुई है, हर तरह के इसमें बच्चे बैठे हैं, तो ऐसे में आप जिस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही शिक्षण विधि सभी बच्चों के लिए सटीक हो, सभी बच्चे आपकी बातों को समझ पाएँ और आप शिक्षण उद्देश्य में सफल हो पाएँ। इसलिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है आगे कि शिक्षण विधियों के अनुकूलन की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे विभिन्नता भरा क्लास आपका है, विभिन्न स्तर के बच्चे हैं, तो आपको अपने शिक्षण विधियों में अनुकूलता की आवश्यकता होगी। आपको शिक्षण विधियां उसी के अनुरूप बदलनी होगी, ताकि जो बच्चों में सीखने वाली जो बाधा है वो दूर हो सके और सभी शिक्षार्थियों या विद्यार्थियों को सफल होने के समान अवसर मिल सकें। तो आप शायद स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि UDL क्या है। आगे देख लेते हैं क्या इसमें। UDL के लिए आवश्यक है कि शिक्षक और शिक्षार्थी व्यक्तिगत शिक्षण लक्ष्य निर्धारित करने के लिए एक साथ काम करें। और अगला है, UDL शिक्षार्थियों को उनके सीखने के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रतिक्रिया और प्रोत्साहन देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप स्पष्ट हो पा रहे होंगे कि UDL क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। NCF का फुल फॉर्म क्या है? तो बेहद आसान है दोस्तों। NCF यानी कि N फॉर नेशनल, C फॉर करिकुलम और F फॉर फ्रेमवर्क, यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF का फुल फॉर्म है। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 में स्कूली शिक्षा 10+2 के डिजाइन को किस में बदला गया है? तो बेहद आसान है दोस्तों, आप पहले भी जानते होंगे, इस पे वीडियो में हमने पहले दिया था। 10+2 का डिजाइन जो चेंज करके किया गया है वो नई शिक्षा नीति में 5+3+3 और +4 में किया गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है दोस्तों, अगर हम 5 वर्ष यानी 5 वर्ष की बात कर लें तो 3 वर्ष प्री प्राइमरी में और 2 वर्ष लगेंगे आपको कक्षा 1 और 2 में। तो इस तरह से बच्चा 3 वर्ष की आयु में पढ़ने आता है और 3 वर्ष प्री प्राइमरी में देगा, 2 वर्ष कक्षा 1 और 2 में देगा, यानी कुल मिला के 5 वर्ष में बच्चा कक्षा 2 का विद्यार्थी हो जाएगा। अगला जो 3 वर्ष है दोस्तों, इसमें बच्चा कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई करेगा, और उसके बाद
जो अगला 3 है, 3 वर्ष इसमें कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई करेगा। और 8 के बाद ये जो 4 वर्ष लास्ट के बचते हैं दोस्तों, इसमें बच्चा कक्षा 9, 10, 11 और 12 की पढ़ाई करेगा। इसमें अंतर ये है दोस्तों कि जो पहले कक्षा 10 का यूपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड का परीक्षा जो फाइनल होता था 10 में, कक्षा 10 का बोर्ड अब नहीं होगा, अब ये होगा सीधे कक्षा 12 का, यानी कक्षा 12 के क्लास में ही आपका फाइनल बोर्ड होना है। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर है। 10+2 को बदल दिया गया है 5+3+3+4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस वर्ष तैयार किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली बनी थी भारत में, वो बनी थी 1968 में। ध्यान दीजिएगा, 1968 में। और जो दूसरी शिक्षा नीति बनी है दोस्तों, वो बनी है 1986 में। और अब जो वर्तमान में शिक्षा नीति बनी है वो आप अच्छी तरह जानते हैं, शिक्षा नीति है ये 2020 की। तो इसमें ट्रिक बता दें आपको एक दोस्तों, ये देखिए पहली शिक्षा नीति 1968 में है, तो ये 6 को यहाँ कर दीजिए और 8 को यहाँ, यानी एक दूसरे से स्थानांतरित कर दीजिए, तो ये 86 बन जाएगा। तो ये ट्रिक ध्यान में रखिएगा, पहली शिक्षा नीति 1968 और दूसरी 1986 और वर्तमान में 2020। तो इस तरह से 3 शिक्षा नीति अब तक बन चुकी है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया गया है? तो दोस्तों आपको बता दें कि जो ये अनुच्छेद है वो है 21A, इसी के अंतर्गत ये स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगला प्रश्न है RTE एक्ट 2009 किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रभावी बनाया गया? जो राइट टू एजुकेशन है दोस्तों, वो किस संविधान संशोधन के अंतर्गत हुआ है? तो ये 86वां संशोधन है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, पूछने योग्य क्वेश्चन है ये। 86वां संशोधन है, इसी के अंतर्गत जो राइट टू एजुकेशन है वो संशोधित किया गया है, संविधान में संशोधन करके और इसे जोड़ा गया है। नेक्स्ट, अब तक कितने NCF विकसित किए गए हैं? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अब तक जो NCF विकसित किए गए हैं, ये 4 NCF अब तक विकसित किए गए हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखा दें, हम आपको बता दें कि NCF 1975 दूसरा NCF था, वो है 1988 का, और तीसरा 2000, और जो लास्ट है चौथा वो है 2005, जो कि वर्तमान में आप परिचित होंगे, 2005 NCF चल रहा है इस समय। तो इस तरह से 4 NCF विकसित किए जा चुके हैं। इसे कौन करता है दोस्तों, ये भी सवाल बन सकता है कि NCF को विकसित कौन करता है? तो ये NCERT को दिया जाता है, NCERT, इसे NCERT विकसित करती है। तो 75, 88, 2000 और इस समय 2005 जो कि NCF गतिमान है। तो इस तरह से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न, समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं? तो समावेशी शिक्षा दोस्तों जिसमें सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी एक साथ सीखते हैं, वो समावेशी शिक्षा होती है। यहीं पे ये सवाल कर लिया जाए कि समावेशी कक्षा किसे कहते हैं, तो सेम यही चीज़ है दोस्तों, जिसमें सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, वो समावेशी कक्षा हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस तरह के वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।